नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 61। क्रोधित पुलिस स्टेशन प्रमुख। दस्तक दस्तक दस्तक। काल ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, बॉस, डिनर तैयार है। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया और फैजान रिजवी की तरफ देखने लगा। पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, चाचा फैजान रिजवी। आप अपना फैसला बाद में बता सकते हैं। फैजान रिजवी अपनी सीट से खड़े होते हुए सिर हिलाया। आदित्य फैजान रिजवी के साथ डाइनिंग रूम में चले गए, जबकि काल और करण चुपचाप उनके पीछे पीछे चले गए। इस समय ही फैजान रिजवी को विला की भव्यता का एहसास हुआ। चमकदार संगमरमर के फर्श से लेकर आधुनिक क्रिस्टल झूमर और प्राचीन कांच की दीवारें, सब कुछ उसके लिए आलीशान था। उसे आश्चर्य हुआ कि आदित्य का परिवार उनके लिए ऐसा कौन सा व्यवसाय करता है कि उन्हें इतना सुंदर विला मिल गया। उसके मोटे अनुमान के अनुसार विला की कीमत $600 मिलियन से अधिक थी। देश में केवल कुछ ही परिवारों के पास इतना धन था कि वे इस विला को खरीद सकें। जैसे ही वे डाइनिंग हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक टेबल पर तरह तरह के स्थानीय व्यंजन सजे हुए थे। नौकरानी की वर्दी में दो खूबसूरत महिलाएं उनका स्वागत करने आईं। उनकी शक्ल सूरत अपने देश की शीर्ष अभिनेत्रियों के बराबर थी और उनके स्वभाव ने उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया था। उस समय वहां केवल दो कुर्सियां थीं और वे एक दूसरे के विपरीत रखी हुई थीं। महंगे दिखने वाले व्यंजनों और वाइन की श्रृंखला को देखकर फैजान रिजवी अभिभूत हो गए। आपने मेरे लिए इतने सारे व्यंजन बनाए हैं और उनमें से ज्यादातर मेरे पसंदीदा हैं। आपने अपनी रिसर्च अच्छी तरह से की है, आदित्य। आदित्य ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया। कृपया मेरे साथ बैठकर खाना खाए। दोनों ने मौन सहमति से गंभीर मामलों के बारे में कुछ भी न कहने का फैसला किया। वे केवल अपने साझा हितों के बारे में बात करते रहे और ये तब तक चलता रहा जब तक कि उनका खाना खत्म नहीं हो गया। क्या आपने फैसला कर लिया है, चाचा फैजान रिजवी? आदित्य ने आंखों से दोनों नौकरानियों को संकेत देते हुए पूछा। जब उन्होंने उसका संकेत देखा तो नौकरानियों ने भोजन कक्ष से बाहर जाने से पहले उसे प्रणाम किया। फैजान रिजवी अपनी कुर्सी पर झुक गया और आदित्य को गौर से देखने लगा। फिर वह खड़ा हुआ और आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा सौदा पक्का है। बहुत बढ़िया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की और आदित्य ने उसे हार्ड ड्राइव भी दे दी। फैजान रिजवी अंकल, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे फ़ोन कर देना, आदित्य ने बुदबुदाया। फैजान रिजवी को पता था कि आदित्य की मदद के बिना वह ये काम पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं करूँगा। जब मिशन की घोषणा होगी तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जल्द ही फैजान रिजवी ने विदा ली और आदित्य ने काल से फैजान रिजवी को कमलापुरा पुलिस स्टेशन तक ले जाने को कहा। जब फैजान रिजवी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। स्टेशन के प्रमुख लेफ्टिनेंट दीपक लूथरा ने उसे घूरकर देखा और चिल्लाए, तुम कहाँ थे? तुमने तो मुझे भी अपना इंतजार करवाया। फैजान रिजवी ने गुस्से में लेफ्टिनेंट डोनिल की तरफ देखते हुए शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, चीफ, मैं अपने एक मुखबिर से मिलने गया था। उसने मुझे बताया कि उसके पास लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल के बारे में जानकारी है, इसलिए मैंने तुरंत उसके लिए एक मीटिंग तय कर दी। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। लेफ्टिनेंट डोनिल ने उसकी बातें सुनकर मेज पटक दी। उस जानकारी का क्या फ़ायदा? अगर हमारे पास उनके अपराधों के बारे में सबूत भी होते तो भी हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। फैजान रिजवी, तुम कई सालों से अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि उन अपराधियों को पकड़ना कितना मुश्किल है। हम 10 साल से भी ज्यादा समय से उनसे निपट रहे हैं, लेकिन हम उनके एक भी शीर्ष सदस्य को नहीं पकड़ पाए हैं। फैजान रिजवी ने भौहें सिकुड़ते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में जवाब दिया, चीफ, इसीलिए मैं कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम उनके खिलाफ ज्यादा पुख्ता सबूत जुटा सकें। अगर हम उन्हें बताए बिना छापेमारी की योजना बना सकें तो हमारे पास उन लोगों को पकड़ने का मौका होगा। जब अन्य पुलिस अधिकारियों को लगा कि स्थिति बदतर हो सकती है तो उन्होंने तुरंत फैजान रिजवी को खींच लिया और उसे शांत रहने को कहा। सर फैजान रिजवी, शांत हो जाए। हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे दुश्मन अपराधी हैं। हमारे बीच कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट डोनिल ने नाक भान सिकुड़ी और गुस्से में अपने कार्यालय में वापस चला गया। अपनी पीठ की ओर देखते हुए फैजान रिजवी ने आंखें सिकोड़ लीं और मन ही मन बुदबुदाया, क्या मैं इस आदमी पर भरोसा कर सकता हूँ? आदित्य की चेतावनी के बाद वह अपने साथियों सहित सभी से सावधान हो गया। आदित्य अपने कमरे में गया और अपना सोशल मीडिया चेक किया। उसने देखा कि उसके दोस्तों और हाई स्कूल के सहपाठियों के संदेश थे। उनमें से ज्यादातर उससे उसकी नौकरी या उसके वर्तमान निवास के बारे में पूछ रहे थे। वहाँ कई महिला परिचित भी थीं जो कभी उसके प्रति उदासीन थीं और जो उसे इश्कबाजी भरे संदेश भेज रही थीं। क्या यह मेरी पिछली पोस्ट की गई तस्वीर की वजह से है? आदित्य ने खुद से कहा।
उसने उन महिलाओं को जवाब नहीं भेजा क्योंकि उनमें से ज्यादातर उसके नज़दीक भी नहीं थीं। उसने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को ही जवाब दिया। जैसे ही आदित्य सोने जा रहा था, उसे अचानक माज़दा मोटर के महाप्रबंधक हयाशी केतनजी का फोन आया। शुभ संध्या, मिस्टर सक्सेना। क्या मैंने आपको परेशान किया? नहीं, तुमने मुझे इस समय क्यों बुलाया? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। ये कस्टमाइज्ड माज़दा CX-90 के बारे में है जिसे हम आपको भेजेंगे, श्री सक्सेना। हमारे डिलीवरी कर्मियों ने मुझे सूचित किया है कि कार आपको कल सुबह लगभग 7 से 8 बजे तक डिलीवर कर दी जाएगी। ओह, तो यह उस बारे में है। ठीक है, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, श्रीमान सक्सेना। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जरूर, अलविदा। आदित्य को अब उस कार में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो माज़दा उसे भेजेगी। अगर यह पहले होती तो वह अब तक खुशी से उछल रहा होता। हालांकि उसके पास पहले से ही लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो थी जिसका उसने इस्तेमाल भी नहीं किया था। अगले दिन आदित्य ने उठते ही अपना दैनिक इनाम प्राप्त कर लिया। बधाई हो, आपने एक अगस्ता वेस्टलैंड AW109S ग्रैंड निजी हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। आदित्य ने जब इनाम का दावा देखा तो वह बिस्तर से उछल पड़ा। ये वास्तव में एक निजी हेलीकॉप्टर है। रुको, इसकी कीमत कितनी है? उसने ऑनलाइन हेलीकॉप्टर का नाम खोजा और जब उसने कीमत देखी तो वह दंग रह गया। अध्याय 62 बख्तरबंद माज़दा CX-90 फ्लिन और क्लेमेंटाइन। इसकी कीमत $7 मिलियन से कुछ अधिक थी। आदित्य का मूड अच्छा था क्योंकि उसने खुद को हेलीकॉप्टर में सवार होने की कल्पना की थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता। क्या करण को हेलीकॉप्टर चलाना आता है? उसने खुद से पूछा। आदित्य ने जल्दी से गर्म पानी से नहाया और साधारण कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपनी घड़ी में समय देखा। 7:17 पूर्वाह्न। माज़दा CX-90 की डिलीवरी जल्द ही हो जानी चाहिए, लेकिन क्या माको और बाकी लोग डिलीवरी करने वाले लोगों को इलाके में घुसने देंगे? आदित्य ने ये सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके पास सुरक्षा गार्ड का फ़ोन नंबर नहीं था, इसलिए उसने फरहान को फ़ोन करके मामले की जानकारी दी। चिंता मत करो, मिस्टर सक्सेना। हम आपका सामान आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। ये फरहान का जवाब था और फिर उसने फ़ोन काट दिया। आदित्य ने थोड़ी देर इंतजार किया और जब सुबह के 7:34 बजे थे तो एक पीले रंग का कारवाहक ट्रेलर अचानक हवेली के सामने आ गया। आदित्य ने जैसे ही विला को देखा वह तुरंत बाहर चला गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रॉयल टेरिटरी के पास वास्तव में अपने स्वयं के डिलीवरी कर्मी हैं। आदित्य ने डिलीवरी करने वाले से थोड़ी देर बात की और उसे दिए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेजों को पढ़ने के बाद उसे पता चला कि उसे भेजी गई माज़दा CX-90 वास्तव में बुलेट प्रूफ थी और राइफल की गोलियों का सामना कर सकती थी। इसमें कुछ और सुरक्षा सुविधाएं भी जोड़ी गई थीं जैसे कि ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेशन सिस्टम। ऐसा लगता है कि मुझे माज़दा मोटर के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। ये कार मेरे लिए बहुत उपयोगी है। आदित्य को मिली कार से संतुष्टि मिली। उन्होंने जनरल मैनेजर हयाशी केतनजी और माज़दा मोटर के CEO मात्सुशिमा मोरो को एक छोटा सा धन्यवाद संदेश भेजा। आदित्य ने काल और करण के साथ नाश्ता खाया। करण एक उन्नत कृत्रिम जीवन रूप था, इसलिए उसे खाना नहीं पड़ता था, लेकिन अपनी पहचान छिपाने के लिए आदित्य ने उसे मानव की तरह व्यवहार करने का आदेश दिया। जब वे खाना खा रहे थे तो अचानक आदित्य का फोन बज उठा। रिंग रिंग रिंग। हेलो, मैं आदित्य सक्सेना बोल रहा हूँ। आदित्य ने फोन उठाया। नमस्ते श्री सक्सेना, मैं अगस्ता वेस्टलैंड से जियोवानी इलियट बोल रहा हूँ। आपने जो अगस्ता वेस्टलैंड AW109S ग्रैंड ऑर्डर किया था वह अब आपके घर के पते पर आ रहा है। कृपया रॉयल टेरिटरी को सूचित करें कि वह इसे उतरने की अनुमति दे। ओह, ये तो पहले से ही यहाँ है। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है श्री सक्सेना। आपको अपना नया निजी हेलीकॉप्टर मिलने पर बधाई। हाँ, धन्यवाद। आदित्य ने कुछ देर की बातचीत के बाद फोन काट दिया। फिर उन्होंने फरहान को बताया कि उनका निजी हेलीकॉप्टर जल्द ही उस इलाके में उतरेगा। उनके विला के बाहर एक हेलीपैड था और वहां एक बहुत बड़ी खुली जगह भी थी जिसमें 20 से ज्यादा निजी हेलीकॉप्टर आ सकते थे। करीब 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज सुनाई दी। आदित्य उत्सुकता से विला से बाहर निकला और आसमान में काले हेलीकॉप्टर को घूरने लगा। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। काल और विला के कर्मचारी हेलीकॉप्टर को देखकर दंग रह गए। क्या ये बॉस का हेलीकॉप्टर है? एक महिला ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप इसे हेलीपैड की ओर उतरते हुए नहीं देख सकते? एक अन्य ने उत्तर दिया। बाकी लोग हैरानी से निजी हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। उनका मालिक वाकई बहुत अमीर और शानदार था। वह अपना निजी हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता था। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो पायलट और सह पायलट ने अपने हेलमेट उतार दिए। सभी लोग तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि पायलट वास्तव में एक विदेशी था। सह पायलट सीट पर भी एक व्यक्ति बैठा था और वह एक सुंदर लाल बालों वाला विदेशी था।
गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना। मैं क्लेमेंटाइन इलियट हूँ और यह मेरा भाई फ्लिन इलियट है। हमें हमारे पिता जियोवानी इलियट ने आपका हेलीकॉप्टर पहुंचाने के लिए यहाँ भेजा है। क्लेमेंटाइन और फ्लिन ने आदित्य से हाथ मिलाया। आदित्य ने उन दोनों को धन्यवाद दिया और उन्हें विला के अंदर आमंत्रित किया। उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि वे लंबी यात्रा से थके हुए थे। मिस्टर सक्सेना, अगर आपको अपने हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए किसी की ज़रूरत है तो आप हमें किसी भी समय काम पर रख सकते हैं। फ्लिन ने ये शब्द कहते हुए मुस्कुराया। हम भले ही ऐसे न दिखें, लेकिन हम कभी अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा थे। हमारे पिता के अगस्ता वेस्टलैंड के सीईओ बनने के बाद हमने वायुसेना छोड़ दी, क्लेमेंटाइन ने गर्व भरे लहजे में कहा। आदित्य उनकी बातों से अचंभित रह गया। तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? उसने अमेजिंग लहजे में अंग्रेजी में बात की। फ्लिन और क्लेमेंटाइन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन तुम दोनों मेरे लिए काम क्यों करोगे? क्या तुम लोगों ने यह नहीं बताया कि तुम अपने पिता के लिए काम करने के लिए अमेरिकी वायुसेना छोड़ आए थे? आदित्य भाई बहन की इस जोड़ी को देखकर उलझन में था। वास्तव में हमारे पिता ने ही हमें आपके अधीन काम करने को कहा था, फ्लिन ने उत्तर दिया। ये सही है। उन्होंने हमसे कहा कि हमें अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहिए और नई चीज़ों का अनुभव करना चाहिए। हमारे पिता के विचारों को समझना मुश्किल है। क्लेमेंटाइन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। उनकी बातें सुनकर आदित्य मन ही मन हंस पड़ा। उनके पिता बहुत सख्त इंसान होंगे। भाई बहन की जोड़ी ने तो उनके कहने पर ही अमेरिकी वायुसेना छोड़ दी थी। लगता है जियोवानी बहुत दिलचस्प इंसान है, आदित्य ने मन ही मन सोचा। आदित्य क्लेमेंटाइन और फ्लिन को स्वीकार करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उनके कुछ गुप्त उद्देश्य हो सकते थे। क्या होगा, मैं तुम लोगों को अस्थायी रूप से काम पर रख लूंगा, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ पायलट बनना नहीं है। क्या तुम दोनों बंदूक चलाने में अच्छे हो? दोनों विदेशी उसके प्रश्न से भ्रमित हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। बेशक, वायुसेना में रहने के दौरान हमें अनिवार्य आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण मिला। हालांकि हम विशेष बलों जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारी मार्क्समैनशिप औसत से ऊपर है। फ्लिन ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, उस स्थिति में अब तुम दोनों अस्थायी रूप से मेरे अंगरक्षक हो। 1 महीने के बाद तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम अभी भी रहना चाहते हो। अगर तुम तब तक चले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उन्हें विला में खींच लिया। वह भाई बहन की इस भोली जोड़ी का उपयोग कर सकता था क्योंकि उसे अधीनस्थों की सख्त जरूरत थी। अध्याय 63। प्रणव भगत का फोन। जब आदित्य क्लेमेंटाइन और फ्लिन के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्हें अचानक लुई विटॉन के अध्यक्ष प्रणव भगत का फोन आया। माफ करें, मुझे ये कॉल लेना है। आदित्य ने इलियट भाई बहनों की तरफ माफी मांगते हुए मुस्कुराया। बॉनजोर मिस्टर सक्सेना, आप कैसे हैं? मैं अच्छे हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। वैसे क्या आप पहले से ही पेरिस में हैं? जब आदित्य ने ये पूछताछ सुनी तो उसने तुरंत अपना माथा पीट लिया। वह वास्तव में पेरिस में नीलामी के बारे में भूल गया था। उसने पहले ही पीटर से वादा किया था कि वह नीलामी में शामिल होगा और अगर वह नहीं आ सका तो दूसरी पार्टी निराश हो सकती है। ये सोचते हुए आदित्य ने जल्दी से कहा, मैं अभी भी महारलिका में हूँ, लेकिन मैं जल्द ही पेरिस के लिए उड़ान भरूंगा। क्या ऐसा है? तो कृपया मुझे बाद में अपनी उड़ान का कार्यक्रम बताएं ताकि मैं आपको हवाई अड्डे पर ले जा सकूं। मैं आपके लिए कुछ समय निकालूंगा और आपको यहाँ पेरिस का एक छोटा सा दौरा कराऊंगा। यह अच्छा लगता है। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। जैसे ही मेरी फ्लाइट शेड्यूल हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले जवाब दिया। फिर उसने अपने माता पिता को फ्रांस लाने के बारे में सोचा, लेकिन उसे याद आया कि उनके पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है। आदित्य ये देखना चाहता था कि क्या वह उन्हें एक दिन के भीतर पासपोर्ट दिला सकता है, इसलिए उसने जैड का नंबर डायल किया और उसे फ़ोन किया। सुप्रभात मिस जैड, होटल में मेरे माता पिता कैसे हैं? आदित्य ने पूछा। सुप्रभात मिस्टर सक्सेना, सर और मैडम यहाँ अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैंने उनके लिए कुछ कपड़े खरीद लिए हैं। मैंने उन्हें होटल की सुविधाओं का उपयोग करना भी सिखाया है क्योंकि वे उनसे अपरिचित हैं। सर और मैडम अभी भी शहर में जीवन से परिचित होने की प्रक्रिया में हैं। जैड ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। ये सुनकर आदित्य को राहत मिली। उनकी देखभाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस जैड। यह मेरा काम है मिस्टर सक्सेना। आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे सर और मैडम के साथ रहना अच्छा लगता है। वे मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। जैड ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मिस जैड, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे माता पिता के लिए एक ही दिन में पासपोर्ट बनवाने का कोई तरीका है? दूसरी लाइन में बैठे लोग उसके सवाल पर एक पल के लिए चुप हो गए। ये थोड़ा मुश्किल होगा मिस्टर सक्सेना। आमतौर पर इस त्वरित प्रक्रिया में 5 कार्य दिवस लगते हैं।
अगर हम विदेश मामलों के विभाग के अधिकारियों से बात भी करें तो भी पासपोर्ट जारी करने में 12 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखा और अपना सिर कड़वाहट से हिलाया। वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। पेरिस की उड़ान 17 घंटे से अधिक थी, इसलिए उसके पास 12 घंटे और इंतजार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मिस जेड, कृपया उनके पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कुछ समय लें। यह अच्छा होगा यदि आप उन्हें उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलवा सकें। ठीक है, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा कर लूँगा, जैद ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। आदित्य ने फ़ोन काट दिया। उसे थोड़ी निराशा हुई कि वह अपने माता पिता को पेरिस नहीं ला सका। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी भविष्य में बहुत समय है, उसने खुद को सांत्वना दी। करण ने अपने सभी दस्तावेज पहले ही तैयार कर लिए थे, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। फिर उसने अपनी एक नौकरानी तनुजा से पेरिस की टिकट बुक करने को कहा। उसने तनुजा से काल और करण को भी जोड़ने को कहा क्योंकि वह उन्हें भी अपने साथ ले जा रहा था। बॉस, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? मैं आपके सारे काम कर सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ, तनुजा ने विनती भरी नज़र से पूछा। वह पहले कभी पेरिस नहीं गई थी। यह उन जगहों में से एक थी जहां वह जाना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। आदित्य ने जब उसकी विनती भरी आवाज़ सुनी तो वह झिझक गया। ध्यान से सोचने के बाद उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम हमारे साथ जा सकते हो। अगर वह सिर्फ काल और करण को ही पेरिस ले जाता तो ये थोड़ा उबाऊ होता। एक उन्नत कृत्रिम जीवन रूप था, जबकि दूसरा एक सीधा सादा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। अगर तनुजा उनके साथ होती तो उसे कोई छोटा मोटा काम करने की चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि वह एक बहुत ही सक्षम महिला थी। हाँ, तनुजा खुशी से उछल पड़ी और ताली बजाने लगी। आदित्य उसके उछलते खरबूजों को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि वह जानबूझकर अपना सुडौल शरीर दिखा रही थी या नहीं, लेकिन उसे यह पसंद आया। तुम्हें अभी हमारे टिकट ले लेने चाहिए, हम जल्द से जल्द एयरपोर्ट जाएंगे। उसने हल्की खांसी की और अपनी आंखें उसके शरीर से हटा लीं। हाँ बॉस, तनुजा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वहां से चली गई। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने इलियट भाई बहनों को बुलाया और उन्हें उनके काम की प्रकृति बताई। उसने ये भी बताया कि उन्हें कैसे भुगतान किया जाएगा। अस्थायी रूप से अंगरक्षक के रूप में 1 महीने तक काम करने के बाद हम आपकी नौकरी की शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। आदित्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उन्हें 1 महीने तक देखना चाहता था। अगर वे अपना काम अच्छे से करते हैं तो वह उन्हें स्थायी रूप से काम पर रखने पर विचार करेगा। क्लेमेंटाइन और फ्लिन ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। फिलहाल मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। तुम्हारा काम मेरे माता पिता की रक्षा करना है। तुम्हें किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देना चाहिए। यहाँ उनकी कुछ तस्वीरें हैं। आदित्य ने उन्हें अपने माता पिता की कुछ तस्वीरें दिखाईं। फिर उसने कहा, तुम लोग उन्हें ताज होटल में पा सकते हो। मैं होटल के लोगों को सूचित करूंगा ताकि तुम लोगों का कुछ समय बच सके। क्लेमेंटाइन और फ्लिन आदित्य के माता पिता की तस्वीरों को ध्यान से देख रहे थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व सदस्यों के रूप में उनमें कर्तव्य की भावना थी जिसे वे आसानी से त्याग नहीं सकते थे। एक बार जब उन्हें अपने वरिष्ठों का आदेश मिल जाता तो वे अपनी पूरी क्षमता से उसका पालन करते। हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे मिस्टर सक्सेना, आप निश्चिंत रहें, फ्लिन ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे पता है कि मैं तुम दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ। आदित्य ने उनके कंधे थपथपाते हुए उन पर मुस्कुराया। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो विला में रहने वालों से पूछ लेना, वे तुम्हें तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर देंगे। हाँ मिस्टर सक्सेना। अध्याय 64 पेरिस की यात्रा। आदित्य ने अपने माता पिता को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है तो उसने बताया कि वह एक व्यावसायिक यात्रा के लिए देश से बाहर जा रहा है। जब वे बात कर रहे थे तो उसने देखा कि उसके माता पिता का रंग उस समय से बेहतर लग रहा था जब वे खेतों में काम करते थे। उसके पिता अब बीमार नहीं लग रहे थे और वह अपनी सामान्य ऊर्जावान अवस्था में वापस आ गए थे। उनसे बातचीत के बाद तनुजा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। बॉस, सब कुछ तैयार है, हम किसी भी समय निकल सकते हैं। उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान थी और वह उसे घूर रही थी। ठीक है, चलो। आदित्य ने माजदा CX-90 की चाबी ली और जिग्नेश को थमा दी। कृपया हमें एयरपोर्ट तक ले चलो। किसी को कार को विला तक वापस ले जाना था, इसलिए उसने जिग्नेश से इस बार उन्हें ड्राइव करने के लिए कहा। जिग्नेश ने कार की चाबी ली और सिर हिलाया। यह मेरी खुशी की बात है बॉस। माजदा CX-90 के दरवाजे बुलेट प्रूफ मटीरियल की वजह से भारी थे। आदित्य को आरामदायक चमड़े की सीट पर बैठने पर काफी सुरक्षा महसूस हुई। तनुजा उनके बगल में बैठी थी, जबकि करण और काल उनके पीछे वाली सीटों पर बैठे थे। ड्राइवर के बगल वाली सीट खाली छोड़ी गई थी।
जब सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ गए तो जिग्नेश ने गैस दबाए और गाड़ी चला दी। निनॉय एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहले मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर दिवंगत सेनेटर बेनिग्नो निनॉय एक्विनो की वर्ष 1983 में हत्या कर दी गई थी। उस समय उन्हें एक नायक के रूप में संदर्भित किया गया था क्योंकि वह देश के भ्रष्ट नेता और तानाशाह फर्डिनेंड माराकास के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना था कि वह एक नकली नायक थे और उन्होंने केवल राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए रास्ता बनाने के लिए तानाशाह के खिलाफ खड़े हुए थे। अतीत और सरकार के मामलों के बारे में ये सब बकवास आदित्य के लिए कोई मायने नहीं रखता था। महारलिका की सरकार भ्रष्ट लोगों से भरी हुई थी। उन्होंने हमेशा नागरिकों से वादा किया कि वे उन्हें अधिक आरामदायक जीवन देंगे, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। और इन भ्रष्ट सरकारी नेताओं के बारे में सभी बुरी अफवाहों के बावजूद महारलिका के लोग अभी भी उन पर विश्वास करना पसंद करते हैं क्योंकि वे भोले हैं। वे कुछ ही देर में हवाई अड्डे पर पहुंच गए। उसने पीटर को अपनी उड़ान के कार्यक्रम के बारे में संदेश भेजा। उसने अपने करीबी दोस्तों को भी संदेश भेजा कि वे फ्रांस में रहने के दौरान उसकी तलाश करें। मुझे आशा है कि आप पेरिस की अपनी यात्रा का आनंद लेंगे, बॉस, जिग्नेश ने उन्हें विदा देने से पहले कहा। तनुजा ने उनके लिए प्रथम श्रेणी की टिकटें बुक करवाईं ताकि उन्हें पूरी यात्रा के दौरान पीठ दर्द की चिंता न करनी पड़े। 17 घंटे की यह उड़ान लंबी थी, लेकिन यह उबाऊ नहीं थी क्योंकि तनुजा उनके साथ थी। वह बहुत उत्साही थी और उसके पास कभी भी विषयों की कमी नहीं थी। आदित्य को उसके बारे में अच्छी धारणा मिली और बातचीत करते करते वे बहुत करीब आ गए। बॉस, आप पेरिस क्यों जा रहे हैं? तनुजा ने उत्सुकता से पूछा। मैं लुई वुइटन के अध्यक्ष से मित्र बन गया और उन्होंने मुझे कल पेरिस के 9 एवेन्यू मैटिगनॉन में क्रिस्टी के नीलामी घर में होने वाली नीलामी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उनसे सुना कि लियोनार्डो दा विंची की साल्वेटर मुंडी की नीलामी होगी। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि अगर मैं वह पेंटिंग पा सकूं। आदित्य ने उत्तर दिया। उसने उसे पेंटिंग के इतिहास के बारे में भी बताया। तनुजा ने हैरानी से उसे देखा। बॉस, आप बहुत बढ़िया हैं। आपको पेंटिंग्स के बारे में भी बहुत कुछ पता है। दोनों ने रात्रि भोजन के दौरान भी बातचीत की और वे तभी रुके जब सोने का समय हो गया। शुभ रात्रि, बॉस, मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। शुभ रात्रि। जल्द ही उनका विमान पेरिस के सबसे बड़े और व्यस्ततम हवाई अड्डे चैतन्य डी गॉल पर उतरा। जब वे विमान से उतरे तो प्रणव भगत और उनकी टीम पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। बोंजोर मेरे दोस्त, पेरिस में आपका स्वागत है। पीटर ने आदित्य से हाथ मिलाया। आदित्य को लंबी उड़ान के बाद थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया। उसने पीटर को देखकर मुस्कुराया और उनके पीछे लिमोजिन के अंदर चला गया जो उनके लिए तैयार किया गया था। जैसा कि वादा किया गया था, पीटर ने उन्हें पेरिस का एक छोटा सा दौरा कराया। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था और लोग फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। उनके देश की राजधानी की तुलना इससे बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर जैसा था। आदित्य ने कई खूबसूरत जगहों की तस्वीरें लीं, खास तौर पर सबसे मशहूर एफिल टावर की। उन्होंने पीटर और बाकी लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो भी ली। आदित्य ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की और एक छोटा सा वीडियो भी था जिसमें वह और तनुजा फेरिस व्हील पर सवारी करते हुए नजर आ रहे थे। पीटर के अनुसार यह एक मशहूर रोमांटिक लैंडमार्क था। आदित्य, नीलामी शुरू होने वाली है, हमें चलना चाहिए, पीटर ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए कहा। वे इस समय जल्दी खाना खा रहे थे क्योंकि नीलामी रात 8:30 बजे शुरू होगी। ठीक है, चलो चलें, आदित्य ने सिर हिलाया। वह पीटर के करीब आ गया था और दोनों एक दूसरे को उनके नाम से पुकारने लगे थे। क्रिस्टी का नीलामी घर अमीर लोगों के बीच काफी मशहूर था। यहाँ अतीत की कई निशानियां नीलाम होती थीं और इसका इतिहास भी काफी पुराना था। इसकी स्थापना 1766 में लंदन में जेम्स क्रिस्टी ने की थी। सदियों की उच्च श्रेणी की सेवा के बाद इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नीलामी घरों में से एक माना जाता था। मौके पर पत्रकार मौजूद थे और कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी मौजूद थीं। हालांकि उनमें से ज्यादातर केवल नीलामी देखने के लिए ही यहाँ आए थे। नीलामी में मुख्य पात्र अभी भी प्रणव भगत जैसे अरबपति ही थे। केवल उनके जैसे लोग ही नीलाम होने वाली वस्तुओं के लिए बोली लगाने का जोखिम उठा सकते थे। आदित्य के बगल में चल रही तनुजा ने एक सुनहरे बालों वाली महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके चारों ओर कई पत्रकार खड़े थे। क्या ये जेनिफर लॉरेंस नहीं है? वह वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रही है। आदित्य भी उस मशहूर अभिनेत्री को घूर रहा था। वह वाकई एक उच्च कोटि की सुंदरता थी। रूप और स्वभाव के मामले में महारलिका में बहुत कम महिलाएं ही उसकी बराबरी कर सकती थीं। अध्याय 65 मैत्रेय ठाकुर की अतिरिक्त युद्ध तलवार और मुक्तिदाता मुंडी। जब आदित्य जेनिफर लॉरेंस की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था तो उसकी जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। ये रहस्यमय ऐप से आया नोटिफिकेशन था। आदित्य ने इसे देखकर राहत की सांस ली।
उसे लगा कि ऐप पहले ही चला गया है। महारालिका और फ्रांस के बीच समय के अंतर के कारण उसे अभी अपना इनाम लेना था। मुझे ऐप पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा समय भी आ सकता है जब ये हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने मन ही मन सोचा और हाँ बटन दबा दिया। बधाई हो, आपने X1 10 गुना गुणक कार्ड का दावा किया है। एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके हाथ में एक काला कार्ड चुपचाप आ गया। यह क्या है? उसने काले कार्ड को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या आप अपना 10 गुना गुणक कार्ड उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, आदित्य को नहीं पता था कि कार्ड का इस्तेमाल किस लिए किया गया था, लेकिन फिर भी उसने हाँ बटन पर क्लिक किया, इस उम्मीद में कि रहस्यमय ऐप उसे कुछ सुराग देगा। हालांकि हाँ पर क्लिक करने के बाद उसके हाथ में मौजूद काला कार्ड अचानक गायब हो गया और रहस्यमय ऐप ने उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या बकवास है? वह कार्ड किस लिए था? आदित्य ने मन ही मन बड़बड़ाया। उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसे नीलामी पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत थी क्योंकि वह पहले ही शुरू होने वाली थी। आदित्य, मेरे पीछे आओ। मैंने पहले ही हमारी सीटें आरक्षित कर ली हैं। पीटर ने उन्हें रास्ता दिखाया और वह उन्हें आगे की पंक्ति की सीटों पर ले आया। सामने एक पोडियम था और नीलामीकर्ता पहले से ही वहां मौजूद था। यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो गहरे नीले रंग का सूट पहने हुए था। उसने चश्मा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक काला फाउंटेन पेन था। वह 40 साल की एक महिला से बात कर रहा था जो किताब की रखवाली करने वाली लग रही थी। जल्द ही सभी सीटें भर गईं और नीलामीकर्ता ने शुरुआती रिमाधव शुरू कर दिया। शुभ संध्या अतिथियों, मैं फ्रैंकलिन ऑबर्ट हूँ, आज रात के लिए आपका नीलामीकर्ता। इस बार हम और इसलिए देवियों और सज्जनों, मुझे हमारी पहली नीलामी वस्तु का परिचय देने दें। पुनर्जागरण काल के दौरान एक कुलीन महिला का हीरे का कंगन। पहली नीलामी वस्तु की छवि नीलामीकर्ता के पीछे लगी चौड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। ये प्राचीन वस्तु बेशकीमती थी, लेकिन अरबपतियों की नज़र में नहीं आई। कुछ मेहमानों ने इस कंगन के लिए बोली लगाई और बाद में इसे एक अमीर महिला को $123,000 में बेच दिया गया। अगर वे उस कंगन के मालिक को पहचान लेते तो वह और भी महंगा हो जाता। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पर्याप्त दस्तावेजों के बिना ऐसी वस्तुओं का मूल्यांकन करना कठिन है। पीटर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। नीलामी में शामिल अगली 3 वस्तुएं भी प्राचीन वस्तुएं थीं। इनमें से एक जापानी सरदार का जैड फूलदान था। इसका कुछ इतिहास था और इसे $2.42 मिलियन में बेचा गया था। अन्य वस्तुएं उतनी मूल्यवान नहीं थीं, लेकिन उन्हें क्रमशः $400,000 और $800,000 में बेचा गया। और भी कई वस्तुओं की नीलामी की गई और एक प्राचीन वस्तु ने आदित्य का ध्यान भी खींचा। ये चीनी जनरल मैत्रेय ठाकुर द्वारा किन राजवंश के चीनी सम्राट किन शी हुआन के शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की गई अतिरिक्त युद्ध तलवार थी। मैत्रेय ठाकुर का जन्म सैन्य जनरलों के परिवार में हुआ था। उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान किन राजवंश के उत्तर में हुनों पर हमला करना और महान दीवार का निर्माण करना था। जब तलवार प्रदर्शित की गई तो आदित्य उसकी सुंदरता से आकर्षित हुआ। कितनी अच्छी तलवार है! इस तलवार का इस्तेमाल एक बार चीनी सेनापति जनरल मैत्रेय ठाकुर ने सम्राट किन शी हुआन के शासनकाल के दौरान किया था। ये तलवार उस समय उनकी अतिरिक्त युद्ध तलवार थी जब वे अपनी सेना का नेतृत्व कर हुनों पर हमला करने गए थे जो उस समय किन राजवंश के दुश्मन थे। ब्लेड की सतह पर खरोंचे हैं और इसके हैंडल पर कुछ कट भी हैं, लेकिन वे इस बात का सबूत हैं कि यह तलवार कभी युद्ध के मैदान में थी। नीलामीकर्ता की आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी क्योंकि उसने तलवार की उत्पत्ति के बारे में बताया था। बोली $4 मिलियन से शुरू होती है। देवियों और सज्जनों, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। $4.2 मिलियन। मेरे दाहिनी ओर बैठे सज्जनों से मुझे $4.2 मिलियन मिले हैं। $5 मिलियन। आपने सुना, देवियों और सज्जनों, अब हम $5 मिलियन पर हैं। आदित्य ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, 6 मिलियन। आदित्य के पास बैठा पीटर उसकी अचानक बोली से आश्चर्यचकित रह गया। हमारे पास एक नई बोली है, सभी लोग। हम यहाँ अग्रिम पंक्ति में बैठे सज्जन से $6 मिलियन पर हैं। नीलामीकर्ता ने भीड़ को स्कैन किया और अधिक संभावित बोलीदाताओं की तलाश की। कुछ लोगों ने तलवार के लिए बोली लगाई, लेकिन आदित्य ने हमेशा बोली बढ़ा दी। बाद में उन्हें तलवार $37.3 मिलियन में मिल गई, जो नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी तलवार की कीमत से 5 गुना अधिक थी। बहुत बढ़िया! आदित्य कान से कान तक मुस्कुराया। सभी ने तालियां बजाईं और उनके पास बैठे कुछ लोगों ने तो उसे तलवार मिलने पर बधाई भी दी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तलवारें भी पसंद हैं, पीटर ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने उसके शब्दों पर अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि यह तलवार मेरे विला के दालान में बहुत अच्छी लगेगी। ये शब्द कहते हुए वह हंस पड़ा। अचानक आदित्य का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह रहस्यमय ऐप से आया एक और नोटिफिकेशन था।
आपने 37.3 मिलियन डॉलर में एक प्राचीन तलवार खरीदी। आपको अपने 10 फोल्ड मल्टीप्लायर कार्ड से 373 मिलियन डॉलर का कैशबैक मिला। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ये संदेश देखा। उसे आखिरकार पता चल गया कि 10 फोल्ड मल्टीप्लायर कार्ड कैसे काम करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने पहले ही कार्ड का इस्तेमाल कर लिया था। बहुत बुरा हुआ। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा है, तो मैं साल्वेटो मुंडी के लिए बोली लगाने से पहले इसका इस्तेमाल कर लेता। वह छूटे हुए अवसर पर पछतावे से भर गया। देवियों और सज्जनों, अब हम अपनी अगली नीलामी वस्तु लियोनार्डो दा विंची की साल्वेटो मुंडी की ओर बढ़ेंगे। पेंटिंग की छवि स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। इस पेंटिंग में ईसा मसीह को नीले रंग की पुनर्जागरणकालीन पोशाक पहने हुए दिखाया गया है, जो अपने दाहिने हाथ से क्रॉस का चिन्ह बना रहे हैं, जबकि बाएं हाथ में उन्होंने एक पारदर्शी क्रिस्टल गोला पकड़ रखा है। आखिरकार यह आ ही गया। पीटर मुस्कुराया जब उसने स्क्रीन पर पेंटिंग देखी। फिर उसने अपना सिर आदित्य की ओर घुमाया और पूछा, क्या तुम भी इसके लिए बोली लगाना चाहते हो? बेशक, आदित्य मुस्कुराया। पहले उसे पेंटिंग पाने का भरोसा नहीं था, लेकिन 10 फोल्ड मल्टीप्लायर कार्ड से 373 मिलियन डॉलर का कैशबैक मिलने के बाद उसे पूरा भरोसा हो गया कि वह पेंटिंग पा सकता है। अध्याय 66 पार्टी का निमंत्रण। पेंटिंग की बोली 280 मिलियन डॉलर की चौंकाने वाली राशि तक पहुंच गई और यह अभी भी बढ़ रही थी। हम पीछे से 280 मिलियन डॉलर पर हैं। क्या कोई मुझे 285 डॉलर दे सकता है? नीलामीकर्ता ने अरबपतियों और उन लोगों के प्रतिनिधियों को घूर कर देखा जो वहां मौजूद नहीं थे। अचानक किसी ने बोली बढ़ा दी और उसने सीधे 10 मिलियन डॉलर बढ़ा दिए। देवियों और सज्जनों, लियोनार्डो दा विंची की साल्वेटो मुंडी के लिए हमारी बोली 290 मिलियन डॉलर पर है। 295 मिलियन डॉलर। पीटर ने भी अपना हाथ उठाया और 300 मिलियन डॉलर की बोली लगाई, जिससे आदित्य चौंक गया। उसे क्रिजिया से पता चला कि पीटर अमीर तो था, लेकिन उसकी कुल संपत्ति सिर्फ 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। उसके पास साल्वेटो मुंडी के लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त लिक्विड एसेट नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह किसी और के लिए बोली लगा रहा है। आदित्य ने पीटर को देखते हुए सोचा। साल्वेटो मुंडी पेंटिंग एक दुर्लभ कलाकृति थी और इसका संग्रह मूल्य बहुत अधिक था। यही कारण है कि कई अरबपति इसे रखने में रुचि रखते थे। 315 मिलियन डॉलर। आदित्य ने पेंटिंग के लिए बोली लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें आदित्य की ओर चली गईं। जब उसने मैत्रेय ठाकुर की अतिरिक्त युद्ध तलवार की बोली जीती, तो कोई खास हलचल नहीं हुई, लेकिन इस बार मामला अलग था। पेंटिंग की बोली पहले ही उनकी उम्मीदों से ज्यादा लग चुकी थी। अरबपतियों को भी इतनी बड़ी रकम गंवाने में तकलीफ होगी। वह आदमी कौन है? वह वास्तव में साल्वेटो मुंडी के लिए 315 मिलियन डॉलर की बोली लगा सकता है। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उनके बगल में जो व्यक्ति है वह लुई विटॉन के अध्यक्ष प्रणब भगत हैं। हम बाद में उनका साक्षात्कार ले सकते हैं। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने आदित्य का चेहरा याद कर लिया। वहां मौजूद कुछ मेहमानों की भी उसमें दिलचस्पी बढ़ गई। जल्द ही पेंटिंग के लिए केवल कुछ ही लोग बोली लगाने लगे। यहां तक कि प्रणब भगत ने भी बोली लगाना बंद कर दिया था। देवियों और सज्जनों, हम आगे की पंक्ति में बैठे व्यक्ति से 380 मिलियन डॉलर की बोली पर हैं। क्या कोई और है जो बोली लगाना चाहता है? नीलामीकर्ता ने सभी प्रमुख बोलीदाताओं को घूर कर देखा और जब उसने उनमें से किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, तो उसने हथौड़ा पकड़ लिया और उसे गिराने ही वाला था कि एक अरबपति के प्रतिनिधि ने अपना हाथ उठाया और मौजूदा बोली में 20 मिलियन डॉलर जोड़ दिए। साल्वेटो मुंडी के लिए 400 मिलियन डॉलर। क्या कोई मुझे 405 मिलियन दे सकता है? नीलामीकर्ता ने आदित्य की ओर देखते हुए पूछा। उसे लगा कि यह युवक अभी भी बोली लगा सकता है। 420 मिलियन डॉलर। आदित्य चिल्लाया। उसकी आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उसने जो बोली लगाई थी वह पहले से ही लगभग आधा बिलियन डॉलर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी और अधिक की पेशकश कर सकता है। कुछ हॉलीवुड अभिनेत्रियों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने अगली पंक्ति की सीटों पर बैठे आत्मविश्वास से भरे एशियाई व्यक्ति को देखा। आदित्य के बगल में बैठी तनुजा पहले से ही अपने बॉस को घूरते हुए उत्साह से ताली बजा रही थी। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। अन्य बोलीदाताओं से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर नीलामीकर्ता ने हथौड़ा गिरा दिया और आदित्य को पेंटिंग मिलने पर बधाई दी। अन्य अतिथियों ने भी उन्हें बधाई दी। बधाई हो आदित्य, पीटर ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को उसने एक छोटे से देश से आमंत्रित किया है, वह वास्तव में एक छुपा हुआ टाइकून है। आदित्य ने बधाई देने वाले सभी लोगों को विनम्रता से जवाब दिया। फिर वह पीटर के साथ अपनी वस्तुएं लेने चला गया। मैत्रेय ठाकुर की अतिरिक्त युद्ध तलवार का नाम सिल्वर ड्रैगन था। ये निश्चित रूप से अपने नाम के अनुरूप थी और इसे अपने हाथ में पकड़ते ही आदित्य को किसी तरह अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हो रही थीं।
सिल्वर ड्रैगन का डिजाइन मियाओ दाओ तलवार के जैसा था, जो एक चीनी 2 हाथ वाली तलवार है जिसमें एक संकीर्ण ब्लेड, लंबी मूठ और 1.2 मीटर की कुल लंबाई होती है। आदित्य ने तलवार को वापस उसकी पेटी में रख दिया। मूल साल्वेटर मुंडी पेंटिंग को कांच में सील कर दिया गया था क्योंकि इसकी सामग्री पहले से ही बहुत नाजुक थी। पेंटिंग को और अधिक नुकसान से बचाने और इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए भी ऐसा किया गया था। नमस्ते, मैं हैरी पिनॉल्ट हूँ, इस नीलामी घर का मालिक। सिल्वर ड्रैगन और साल्वेटर मुंडी जीतने पर बधाई। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, सर? 60 साल से ज्यादा उम्र का एक बूढ़ा आदमी आदित्य के पास आया और अपना परिचय दिया। आदित्य को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह बूढ़ा आदमी नीलामी घर का मालिक है। नमस्ते मिस्टर पिनॉल्ट, मेरा नाम आदित्य सक्सेना है। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी से हाथ मिलाया। आदित्य, क्या ये सही है? बाद में एक पार्टी होगी और नीलामी में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को पार्टी में आमंत्रित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित कर सकेंगे। आप जैसे युवाओं को और लोगों को जानना चाहिए। हैरी ने ठहाका लगाया। आदित्य इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता था और पीटर भी उसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कुछ संकेत दे रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अभी अभी व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा था, वह जानता था कि संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। चूंकि मी पिनॉल्ट ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपके निमंत्रण को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर मुस्कुराया। बढ़िया, हम बाद में बात करेंगे। जहाँ तक आपके सामान की बात है तो बस मुझे अपना पता दे दो और मैं अपने लोगों से उन्हें आपके दरवाजे तक भिजवा दूंगा। हैरी दिल खोलकर हंसा। वह एक चतुर बूढ़ा आदमी था और उसे शब्दों का इस्तेमाल करना आता था। उसने आदित्य से कुछ देर बात की और फिर माफी मांगी। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है। आदित्य ने बुदबुदाया। तुम सही कह रहे हो। उसका परिवार यहाँ फ्रांस में काफी मशहूर है। उनका इतिहास भी बहुत पुराना है जो 18वीं सदी के आखिर से शुरू होता है। पीटर ने उसके कान में फुसफुसाया। ये कमाल है। आदित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। एक परिवार के इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए कोई भी पहले से ही कल्पना कर सकता है कि उनकी नींव कितनी मजबूत थी। मी पिनॉल्ट के निजी निमंत्रण से बहुत से लोग आप में दिलचस्पी लेंगे। मुझे लगता है कि हॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी आपसे परिचित होने की कोशिश करेंगी। पीटर ने रहस्यमयी ढंग से उसकी ओर आंख मारी। आदित्य उसकी बातें सुनकर शर्म से मुस्कुराया। अचानक करण उसके करीब गया और कुछ चौंका देने वाली बात फुसफुसाई। बॉस, कोई है जो आप पर नजर रख रहा है। मैंने चुपके से उसकी तस्वीर खींची और उसके चेहरे की विशेषताएं लक्ष्मण वर्मा मंजानों से मेल खा रही थीं। अध्याय 67 लक्ष्मण वर्मा का पेरिस में उद्देश्य। आदित्य ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वह यहाँ है। ये वो तस्वीर है जो मैंने चुपके से ली थी। करण ने उसे वो तस्वीर दिखाई जो केतन ने फोन से ली थी। तस्वीर में एक गंजा आदमी दिख रहा है जिसका चेहरा कोणीय है और दाढ़ी फीकी पड़ गई है। उसने धूप का चश्मा और काली फेडोरा टोपी पहन रखी थी। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सही हैं। ये लक्ष्मण वर्मा मंजानो है, लेकिन वह यहाँ क्यों है? वह कितने लोगों को साथ लाया है? आदित्य ने भीड़ को देखते हुए पूछा। 4 लोग उसके पास रह रहे हैं और 8 लोग नीलामी घर के अंदर हैं। बाहर कितने लोग हैं, मुझे अभी तक सही संख्या नहीं पता है। करण ने जवाब दिया। क्या तुम्हें उसे मार गिराने का भरोसा है? आदित्य ने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा। अगर लक्ष्मण वर्मा मर गया होता तो उसका ड्रग कार्टेल अस्त व्यस्त हो जाता और उसके बाकी लोग निश्चित रूप से सत्ता के लिए लड़ते। मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन मेरी पोल खुल जाएगी। ये देश महारलिका से अलग है। वहाँ हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। करण ने सच्चाई से जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर आदित्य के चेहरे पर ठंडक छा गई। अगर करण की पोल खुल गई तो यह उसके लिए खतरनाक होगा। एक बार जब लोगों को पता चल जाएगा कि वह इंसान नहीं है, तो आदित्य को पूरी दुनिया की निगाहों का सामना करना पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम उन पर नजर रखो, लेकिन उन्हें अपने बारे में पता न चलने दो। उनकी हरकतों को भी रिकॉर्ड करो। महारलिका वापस आने पर मैं रिकॉर्डिंग फैजान रिजवी को भेज दूंगा। हाँ बॉस। करण ने सिर हिलाया और चला गया। लक्ष्मण वर्मा हाथ में बेत लेकर नीलामी घर से बाहर निकले। बॉस, वह आदमी प्रभावशाली नहीं दिखता। मुझे यकीन नहीं होता कि दिनेश राणा को उस आदमी ने बेवकूफ बना दिया। उसने आपको घटना की सूचना भी नहीं दी। लक्ष्मण वर्मा के बगल में चल रहे व्यक्ति ने माधव को जवाब दिया। अगर वह प्रभावशाली नहीं था तो वह बिना पलक झपकाए साल्वेटर मुंडी कैसे खरीद सकता था? मेरे पास भी उस पेंटिंग को खरीदने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति नहीं है। वह व्यक्ति शक्तिशाली है, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे उकसाने के लिए उसे मरना ही होगा। अभी उसे इधर उधर घूमने दो। जैसे ही वह महारलिका में वापस आएगा, हम उसे मार देंगे। लक्ष्मण वर्मा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हाँ बॉस,
अभी उस आदमी के बारे में भूल जाओ। हमें आज रात मिस्टर गुजमैन से मिलना है। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो, समझे? लक्ष्मण वर्मा ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और उनकी नज़रों से मिलते ही उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ बॉस, वैसे तो लक्ष्मण वर्मा का ड्रग कार्टेल महारलिका में बदनाम था, लेकिन वे अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे थे जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंडिकेट कहा जा सके। इस बार वह जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा था वह था एकलव्य राणा कसानो परिवार का सलाहकार। कैसानो परिवार उन 3 परिवारों में से एक था जो ला कोसा नोस्ट्रा को नियंत्रित करते थे, जो इटली के सिसिली में स्थित एक इतालवी माफिया था। ला कोसा नोस्ट्रा की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी और वे आज भी सक्रिय हैं। इस आपराधिक संगठन को दुनिया का सबसे बड़ा सिंडिकेट माना जाता था, जिसका कारोबार पूरे यूरोप और यहां तक कि एशिया तक फैला हुआ था। इस बार लक्ष्मण वर्मा इस उम्मीद में पेरिस आया था कि उसका ड्रग कार्टेल कैसानो परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर उसे उनका संरक्षण मिल गया तो उसे महारलिका में किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। उसे एशिया में अपना कारोबार फैलाने का मौका भी मिल सकता है। पीटर और आदित्य का समूह हैरी पिनॉर्ट द्वारा आयोजित पार्टी के आयोजन स्थल की ओर बढ़ गया। यह एक भव्य पार्टी थी और कई प्रसिद्ध हस्तियों और व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था। आयोजन स्थल की पार्किंग जगह सभी प्रकार की लग्जरी कारों से भरी हुई थी। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। जो लोग नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे लग्जरी कारों की कतार को देखकर अंधे हो गए। आदित्य अभी भी अपने सदमे को नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन काल और तनुजा के लिए यह अलग था। वे केवल साधारण लोग थे और दृश्य ने उन्हें अभिभूत कर दिया। तनुजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोली, बॉस, मुझे लगता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि मेरे लिए बाहर रहना ही ठीक है। जब उसने ये शब्द कहे तो वह घबराई हुई लग रही थी। काल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे भी थोड़ा असहज महसूस हुआ। हालांकि उसे आदित्य के करीब रहना था क्योंकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका काम था। आराम करो, तुम्हें बस पार्टी का आनंद लेना है। तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को धीरे से थपथपाया। तनुजा को उसकी बातें सुनकर थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। पीटर ने आदित्य को शराब का गिलास देते हुए कहा। आदित्य ने शराब का गिलास लिया और कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। पीटर उन्हें एक छोटे से समूह के पास ले गया जो एक गोल मेज के सामने बैठे थे। वे केवल 4 लोग थे और उन सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। नमस्ते सभी लोग, क्या आप ठीक हैं? पीटर एक करिश्माई व्यक्ति था। वह जल्दी से सभी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। अरे दोस्तों, ये पीटर है। 40 साल की एक खूबसूरत परिपक्व गोरी महिला ने पीटर को देखकर कहा। उसने अपनी ग्रे ड्रेस के ऊपर एक काला लंबा कोट पहना हुआ था। यह महिला डाय की सीईओ डिवाइन अर्नाल्ड थी। वह एलवीएमएच ग्रुप के सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्ड की बेटी भी थी। अन्य 3 लोग भी एलवीएमएच समूह के महत्वपूर्ण सदस्य थे। सब लोग, कृपया मुझे अपने दोस्त से मिलवाने की अनुमति दें। वह आदित्य सक्सेना है, महारलिका का एक रईस। उसकी उम्र से मूर्ख मत बनो। मुझे लगता है कि वह हम में से ज्यादातर लोगों से ज्यादा अमीर है। पीटर ने हंसते हुए आदित्य का परिचय समूह से कराया। मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो जिसने साल्वेटर मुंडी पेंटिंग की बोली जीती थी? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं क्रिस्टोफर बेबिन हूँ। नेवी ब्लू सूट पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदित्य से हाथ मिलाया। मैं डिवाइन अर्नाल्ड हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। डिवाइन की उम्र पहले से ही 40 के आसपास थी, लेकिन चूंकि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग थी, इसलिए वह अब भी 30 के आसपास की ही दिखती थी। नमस्कार श्रीमान सक्सेना, मैं फिलिप बाउस हूँ। मैं रेनार्ड डी लेस्क्वेन हूँ। आदित्य को इन महत्वपूर्ण लोगों से हाथ मिलाते समय कोई परेशानी नहीं हुई। पीटर की मदद से उसे उनके समूह का हिस्सा बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। अध्याय 68 उड़ने वाली कार प्रौद्योगिकी। आदित्य, क्या तुम हमें बता सकते हो कि महारलिका में तुम्हारा क्या क्या कारोबार है? हो सकता है कि हम भविष्य में तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। दिव्य अर्नाल्ड ने आदित्य की ओर देखते हुए पूछा। बाकी लोग भी इस बारे में जानने को उत्सुक थे। यहाँ तक कि पीटर, जो आदित्य के काफी करीब था, उसे भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। आदित्य ने अपने हाथ में शराब का गिलास नीचे रखा और रुमाल से अपना मुंह पोंछा। फिर उसने दिव्य की ओर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उतना प्रभावशाली नहीं हूँ जितना तुम लोग सोचते हो। मैं सिर्फ स्टारबक्स और माजदा जैसी शीर्ष कंपनियों में कुछ हिस्सेदारी रखता हूँ। महारलिका में प्रसिद्ध ताज होटल भी मेरा है। मैं माजदा को जानता हूँ। ये जापान की एक कार कंपनी है जिसकी कुल संपत्ति $11 बिलियन से ज्यादा है। सिर्फ इस कंपनी के शेयर होना ही काफी प्रभावशाली है, लेकिन आपके पास स्टारबक्स के भी कुछ शेयर हैं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ताज होटल भी आपकी ही संपत्ति है। हमने आपको कम आंका है। क्रिस्टोफर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा गुमान कर रहा था। डिवाइन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं,
अगर मुझे कभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों से ज़रूर संपर्क करूंगा। तुम भी मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। आदित्य इन बड़े बॉस से दोस्ती करना चाहता था। सभी ने खुशी खुशी बातचीत की और एक दूसरे से अपने संपर्क सूत्र भी साझा किए। पार्टी के होस्ट हैरी पिनॉल्ट भी उनके साथ टोस्ट करने के लिए उनकी छोटी सी टेबल पर आए। इससे आदित्य सुर्खियों में आ गए। यहीं पर उनकी मुलाकात मॉर्गन और लॉरेंस से हुई। मिस्टर फिन, मिस्टर स्टेन, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ हैं। आदित्य ने विनम्रता से दोनों बूढ़ों का अभिवादन किया। मॉर्गन और लॉरेंस ने भी उनका अभिवादन किया। मिस्टर सक्सेना, हम इस बार देर से आए हैं। हम नीलामी में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हमने कुछ दोस्तों से सुना कि आपने 2 वस्तुओं के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई है। बधाई। हाँ, कुछ नहीं। जब आदित्य इन सभी बड़े बॉसों से बात कर रहा था तो उसे अचानक माज़दा का निमंत्रण याद आ गया। वैसे मुझे याद है कि मुझे श्रीमती सुशिमा मोरो ने टोक्यो में माज़दा की प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। मेरे साथ आकर मौज मस्ती में शामिल होने के बारे में आप क्या सोचते हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए सभी को आमंत्रित किया। मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा आदित्य, मैं वहां कैसे नहीं जाऊंगा? पीटर ने ये शब्द कहते हुए मुस्कुराया। बाकी लोग एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन जल्द ही वे भी सहमत हो गए। केवल हैरी पिनॉल्ट ने ही चतुराई से उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मॉर्गन आदित्य के पास आए और बोले, मिस्टर सक्सेना, हमने आपकी रेसिपी के बारे में दूसरे शेयरधारकों को पहले ही सूचित कर दिया है और लगता है कि वे इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कृपया हमें कुछ नमूने भेजें ताकि हम उन्हें आपकी कॉफ़ी का स्वाद चखा सकें। ठीक है, मैं महालिका लौटने के बाद कुछ बनाऊंगा और शेयरधारकों को भेजूंगा। आदित्य ने मंद मंद मुस्कुराया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अलग हो गए। आदित्य को इस बार बहुत कुछ हासिल हुआ। आज रात की पार्टी से मिले कनेक्शनों की वजह से उसे अपने कारोबार के भविष्य पर ज्यादा भरोसा हो गया। आदित्य का समूह पीटर के साथ कार्यक्रम स्थल से चला गया। मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है, तुम लोग आराम से रहो। पीटर ने पहले से ही उनके लिए होटल का प्रबंध कर दिया था और वह उन्हें विदा देकर चला गया। बॉस, करण कहाँ है? काल ने इधर उधर देखते हुए पूछा। जब वह उसे ढूंढने निकला तो उसे करण होटल में नहीं मिला। आदित्य ने उसे घूरकर देखा और उदासीनता से जवाब दिया, मैंने उसे किसी का पीछा करने के लिए भेजा था, लेकिन उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। मैंने उसे पहले ही हमारी लोकेशन भेज दी है। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसकी क्षमताओं को जानते हो। ये सुनकर काल ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। होटल सुरक्षित है, इसलिए हम यहाँ ठीक रहेंगे। आदित्य ने काल के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन कर देना बॉस, मैं अब विदा लेता हूँ। काल ने अपना सिर झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद आदित्य ने अपना ईयरपीस दबाया और बुदबुदाया, करण तुम वहाँ हो? हाँ बॉस, मैं अभी भी लक्ष्मण वर्मा के ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ। वे अभी एक निजी इमारत के अंदर एक यूरोपीय व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि सुरक्षा बहुत कड़ी है, करण ने बताया। ये सुनकर आदित्य भौंचक्का रह गया। क्या तुमने इस व्यक्ति को पहचान लिया है? नहीं, लेकिन मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। हम फैजान रिजवी से पूछ सकते हैं। पुलिस के पास इस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, करण ने सुझाव दिया। अच्छा, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। हम अभी लक्ष्मण वर्मा से नहीं निपट सकते। आदित्य जानता था कि पेरिस में लक्ष्मण वर्मा से निपटना असंभव था। यह उसका क्षेत्र नहीं था और वह वांछित व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। हाँ बॉस। करण से बातचीत के बाद आदित्य का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि यह रहस्यमय ऐप से आया एक और नोटिफिकेशन था। आप सेनेटर रेमन आसनल की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने और दुनिया को उनका असली चेहरा दिखाने में कामयाब रहे। अब आप अपना इनाम पा सकते हैं। क्या आप अपना इनाम लेना चाहते हैं? हाँ, ये देखकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। लगता है फैजान रिजवी अपना काम अच्छे से कर रहा है। बुरा नहीं है, वह बुदबुदाया। फिर उसने हाँ बटन पर क्लिक किया। बधाई हो, आपने उड़ने वाली कार तकनीक का दावा किया है। आदित्य के हाथ में एक ब्लूप्रिंट आया। जब उसने ब्लूप्रिंट खोला तो उसे एक जटिल आरेख दिखा जिसमें उड़ने वाली कार बनाने की विधि दर्शाई गई थी। आदित्य ने जो लिखा था उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली उसके लिए अजनबी शब्द थी। हालांकि वह इस ब्लूप्रिंट का महत्व जानता था। कई तकनीकी कंपनियां उड़ने वाली कारों को संभव बनाने पर काम कर रही थीं। शीर्ष कंपनियों द्वारा कुछ प्रोटोटाइप बनाए गए थे, लेकिन वे अभी भी शुरुआती चरण में हैं। इन प्रोटोटाइपों का कोई बड़ा परीक्षण नहीं हुआ है और उन्हें अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए अभी भी कुछ साल चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ड्राइव करने के लिए सुरक्षित होंगे। आदित्य के हाथ में जो तकनीक थी वह इन शीर्ष कंपनियों द्वारा किए गए शोध से भी अधिक उन्नत थी। अगर मैं ये ब्लूप्रिंट माज़दा को दे दूं तो क्या वे इसे बना पाएंगे?
आदित्य ने मन ही मन सोचा, अगर उड़ने वाली कार उनके उत्पादों में शामिल हो जाती तो माज़दा का मूल्य कई गुना बढ़ जाता, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि ब्लूप्रिंट के बारे में विवरण लीक न हो। दुर्भाग्य से वह अभी भी माज़दा के उच्च अधिकारियों से अपरिचित था, इसलिए वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ही इस बारे में सोच सकता था। अध्याय 69 लक्ष्मण वर्मा ला कोसा नोस्ट्रा में शामिल होते हैं। इस बीच महारालिका में सेनेटर रेमन के लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल से जुड़े होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बूढ़े सेनेटर को भी पुलिस ने पकड़ लिया और उसके अपराध के पुख्ता सबूतों के साथ उसे कड़ी सजा मिलनी तय थी। ड्रग के धंधे में शामिल पुराने सेनेटर के मातहतों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिन नागरिकों को सेनेटर की मदद मिली थी वे इस खबर से दुखी हो गए। सरकार पर लोगों का भरोसा कम हो गया और कई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और कार्यस्थल मलाकानांग पैलेस के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस समय महारालिका के वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रपति फर्डिनेंड माराकास जूनियर अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ बैठक में थे। श्रीमान राष्ट्रपति, अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस ने सेनेटर रेमन को पहले ही पकड़ लिया है। वह बूढ़ा आदमी हमें धोखा दे सकता है, चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। कार्यालय के अंदर बैठे अन्य लोगों ने राष्ट्रपति की ओर देखा। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी कद काठी पतली और गाल गोल मटोल थे। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर था। उसने अपनी उंगलियां मेज पर आपस में फंसा रखी थीं। अचानक वह ठंडी आवाज में बुदबुदाया, हमें उसे मार डालना चाहिए। जब अन्य लोगों ने उसकी बातें सुनी तो वे दंग रह गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। राष्ट्रपति ने सबके चेहरे देखे और कहा, इससे पहले कि वह हमारी पोल खोले, उसे मार डालो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये काम साफ साफ करो, समझे? राष्ट्रपति की ठंडी निगाह को देखते हुए सभी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। हाँ राष्ट्रपति महोदय, आप लोग जा सकते हैं। राष्ट्रपति उठकर खिड़की की ओर चले गए। फिर उन्होंने पर्दा हल्के से खींचा, बस इतना कि वे देख सकें कि महल के बाहर क्या हो रहा है। मानो उन्हें माफ कर दिया गया हो। सभी लोग जल्दी से कार्यालय से बाहर चले गए। राष्ट्रपति बूंग ने बर्फीली निगाहों से रैली कर रहे नागरिकों को देखा। ये सब बकवास है। लक्ष्मण वर्मा मंजा ने शांत रहने का नाटक किया, लेकिन वे अपने हाथों का कांपना नहीं छिपा पाए। उनके सामने कैसानो परिवार के सलाहकार एकलव्य राणा कैसानो उर्फ गुज़मान बैठे थे। मुझसे मिलने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद मिस्टर गुज़मैन। लक्ष्मण वर्मा ने उत्सुकता से एकलव्य राणा से हाथ मिलाया। वह एक ऐसे प्रशंसक की तरह था जो अपने आदर्श से मिल चुका था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आपको मुझसे क्या चाहिए? एकलव्य राणा ने वाइन के गिलास से एक छोटा सा घूंट लेने से पहले पूछा। एकलव्य राणा अपनी बाहरी शक्ल सूरत से माफिया का सदस्य नहीं लग रहा था। पहली नज़र में वह एक पेशेवर व्यवसायी लग रहा था, लेकिन इस दिखावे के पीछे एक निर्दयी हत्यारा छिपा था जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। लक्ष्मण वर्मा को अपने सारे चापलूसी भरे शब्द निगलने पड़े। खांसी, यह इस तरह है मी गुज़मैन, मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि महारालिका में मेरे अधीन एक अच्छा खासा सिंडिकेट है। मैं चाहता हूं कि हमारा समूह ला कोसा नोस्ट्रा का हिस्सा बने। कृपया मेरे प्रस्ताव पर विचार करें। उसने ये शब्द बोलते हुए अपना सिर झुका लिया। हालांकि वह महारालिका में शक्तिशाली था, लेकिन कैसानो परिवार जैसे दिग्गज के सामने उसका ड्रग कार्टेल कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। एकलव्य राणा ने शराब का गिलास नीचे रखा और लक्ष्मण वर्मा की ओर मुस्कुराया। तुम हम में से एक क्यों बनना चाहते हो? उसने पूछा। लक्ष्मण वर्मा ने अपना सिर उठाया और ईमानदारी से जवाब दिया, सच बताऊं तो मैं पुलिस और सरकार की वजह से हाल ही में परेशानियां झेल रहा हूं। मैंने पहले ही उनके कुछ शीर्ष अधिकारियों को रिश्वत दी है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मैं अपना कारोबार चीन और भारत में भी फैलाना चाहता हूं। दोनों देशों में एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन मेरे पास उन दोनों देशों के प्रमुख ड्रग डीलरों से संपर्क करने का नेटवर्क नहीं है। हा, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। मुझे आप जैसे लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। ठीक है, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका दूंगा। हालांकि एकलव्य राणा ने लक्ष्मण वर्मा को घूरते हुए धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा। अपनी बाहें क्रॉस करके उसने बुदबुदाया, मुझे आपकी सारी कमाई का 60% चाहिए। लक्ष्मण वर्मा ने उसकी बातें सुनकर अपने हाथ कस लिए। इस आदमी की भूख बहुत ज्यादा है और उसने तुरंत ही कमाई का 60% मांग लिया। एकलव्य राणा बहुत लालची है। अगर मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो हम ला कोसा नोस्ट्रा का हिस्सा बनने का यह मौका खो देंगे। धिक्कार है। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है? एकलव्य राणा ने मुस्कुराते हुए कहा। एकलव्य राणा की उत्तेजक निगाहों से लक्ष्मण वर्मा की आंखें झपक गईं। वह वाकई इस मादरचोद को पीटना चाहता था। लक्ष्मण वर्मा ने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। अपने आप को शांत करने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच समझौता हो गया है।
मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। हा, बढ़िया, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। चिंता मत करो, मैं चीन और भारत में तुम्हारे व्यापार का समर्थन करने के लिए हमारे कैसानो परिवार से लोगों को भेजूंगा। हमारे नेटवर्क के साथ एशिया में अपना नाम बनाने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। एकलव्य राणा ने लक्ष्मण वर्मा से हाथ मिलाते हुए दिल खोलकर हंसा। लक्ष्मण वर्मा को ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। यही मुख्य कारण था कि वह ला कोसा नोस्ट्रा से जुड़ना चाहता था। उनकी मदद से उसका कारोबार सुचारू रूप से चलता रहेगा। ला कोसा नोस्ट्रा में आपका स्वागत है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, श्री गुज़मान। आदित्य 3 दिन पेरिस में रहे। यहाँ उनका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था और उन्हें लक्ष्मण वर्मा का ठिकाना भी पता चल गया था। उन्होंने अगले 3 दिन और भी पर्यटक आकर्षणों का दौरा किया। इन 3 दिनों के दौरान उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र से नए दोस्त बनाए और उनमें से ज्यादातर LVMH समूह के उच्च पदस्थ लोग थे। पिछले 3 दिनों में उसे कोई लाल पैकेट नहीं मिला। पहला इनाम $100,000 था। दूसरे दिन का इनाम बॉडी एनहांसिंग सीरम था और तीसरे दिन का इनाम एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी था। जब आदित्य ने एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का दावा किया तो उनसे 3 भाषाएं चुनने को कहा गया जिन्हें वह सीखना चाहते थे। अंत में उन्होंने जापानी, मंदारिन और फ्रेंच को चुना। उसे अगले महीने जापान जाना था, इसलिए जापानी सीखना जरूरी था और उसने फ्रेंच इसलिए सीखा क्योंकि वह पीटर और बाकी लोगों के ज्यादा करीब आना चाहता था। जहां तक मंदारिन सीखने की बात है, आदित्य का मानना था कि यह काम आ सकती है क्योंकि इस भाषा को बोलने वाले 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। अध्याय 70 शीर्षक अंत में 3 दिन बाद पीटर और LVMH समूह के कुछ अन्य शीर्ष सदस्यों ने आदित्य को हवाई अड्डे तक विदा किया। बॉस, क्या मैं हमारी तस्वीरें देख सकती हूँ? तनुजा ने उसके कपड़े खींचते हुए पूछा। जरूर, आप भी कुछ तस्वीरें चुन सकती हैं। मैं उन्हें बाद में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा। आदित्य ने अपना फोन उसे देते हुए कहा। यह एक अतिरिक्त फोन था जो उसने पेरिस में खरीदा था, आईफोन का नवीनतम मॉडल। ठीक है बॉस, इसे मुझ पर छोड़ दो, तनुजा ने उत्सुकता से उत्तर दिया। महारलिका तक की यह 17 घंटे की लंबी उड़ान थी और जब तक वे उतरने वाले थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक यात्री अचानक खड़ा हुआ और उसने अपनी जैकेट खोली। उसकी जैकेट के नीचे एक विस्फोटक था जो विमान के एक बड़े हिस्से को उड़ाने के लिए काफी शक्तिशाली था। मेरे पास बम है, अगर तुम लोग कुछ मजाक करोगे तो मैं डेटोनेटर दबा दूंगा। बम एक अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर पर बंधा हुआ था जिसकी गर्दन पर बाघ का टैटू था। उसकी आंखें लाल थीं और वह सबको धमका रहा था। उसके पास बम है। काय करते, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यात्रियों ने उस आदमी के शरीर पर बम देखा तो वे घबरा गए। यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट भी उस अधेड़ उम्र के आदमी को घूरते हुए घबरा गए। सब चुप हो जाओ, अगर मुझे कोई चिल्लाता हुआ सुनाई देगा तो मैं ये बटन दबा दूंगा। अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ में डेटोनेटर लेकर खेलते हुए चिल्लाया। जब सबने उसकी धमकियां सुनी तो डर के मारे तुरंत अपने मुंह ढक लिए। सर, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो हम सुनने को तैयार हैं। एक पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट ने हमलावर को शांत करने की कोशिश की। चुप रहो, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने कपड़ों के नीचे से बंदूक निकाली और फ्लाइट अटेंडेंट पर गोली चला दी। टकराना, पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर पर गोली लगने से खून बहने लगा। उसने किसी को गोली मार दी। विमान के अंदर बैठी महिलाएं डर के मारे चीखने लगीं। चुप रहो, अगर तुम नहीं मरना चाहते तो बैठे रहो और कोई हरकत मत करो। ये देखने के बाद कि सभी शांत हो गए हैं, बम हमलावर ने फ्लाइट अटेंडेंट को घूरते हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। आदित्य सक्सेना नाम के व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं बम नहीं उड़ाऊंगा। आदित्य जो आराम कर रहा था, गोली की आवाज सुनकर घबरा गया। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और भौहें सिकोड़ लीं। क्या हो रहा है? उसने फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। तनुजा ने फ्लाइट अटेंडेंट को घूरते हुए घबराहट में उसके कपड़े पकड़ लिए। मुझे नहीं पता, फ्लाइट अटेंडेंट ने घबराते हुए जवाब दिया। उसने गोली चलने की आवाज और इकोनॉमी क्लास में लोगों की चीखें भी सुनी। आदित्य ने अपनी नजर करण और काल पर घुमाई। चलो जाकर स्थिति का जायजा लेते हैं। उसे चिंता थी कि विमान को कुछ हो जाएगा। तुम यहीं रहो तनुजा, कहीं सुरक्षित जगह जाकर छिप जाओ। ओके बॉस, कृपया सावधान रहें। तनुजा जानती थी कि अगर वह उनका पीछा करेगी तो वह उन्हें रोकेगी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। करण और काल उसके पीछे चले गए। आदित्य ने चुपके से अपने सूट के नीचे छिपी प्रोटोटाइप एनर्जी पिस्तौल का हैंडल पकड़ लिया। अपनी पहचान की वजह से वह एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच से बच गया। यहाँ तक कि काल और करण के कपड़ों के नीचे भी बंदूकें थीं। जैसे ही वे प्रथम श्रेणी क्षेत्र से बाहर निकलने वाले थे, अचानक दरवाजा खुला और चिंतित फ्लाइट अटेंडेंट्स का एक समूह अंदर आया।
आदित्य ने उनमें से एक को पकड़ लिया और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, बाहर क्या हो रहा है? फ्लाइट अटेंडेंट अभी भी परेशान थी, जो उसकी कांपती आंखों से स्पष्ट था, लेकिन फिर भी वह उसके सवाल का जवाब देने में कामयाब रही। कोई है जो विमान के अंदर बम लेकर आया है। वह सबको धमका रहा है। उसके पास बंदूक भी है। उसने हमारे दोस्त को भी मार डाला। हो, वह व्यक्ति आदित्य नाम के किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा है। उसने कहा कि अगर हम आदित्य को उसके पास ले आए तो वह बम विस्फोट नहीं करेगा, एक अन्य फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया। ये सुनकर आदित्य और अन्य लोग नाराज हो गए। उस आदमी को किसने भेजा? क्या वह लक्ष्मण वर्मा था? आदित्य के दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने लक्ष्मण वर्मा की क्षमता को कम करके आंका था। बॉस, यह मेरी गलती है। मैंने यात्रियों की ठीक से जांच नहीं की, करण ने बड़बड़ाते हुए कहा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। वह इसके लिए करण और काल को दोषी नहीं ठहरा सकता था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। किसने सोचा होगा कि लक्ष्मण वर्मा इतना पागल है कि मुझे मारने के लिए बमवर्षक भेज देगा? आदित्य के माथे पर पसीना टपक रहा था, क्योंकि वह अपनी परेशानी के लिए कोई संभावित समाधान सोच रहा था। समय बीतता जा रहा था और यह पता नहीं था कि बम हमलावर कब डेटोनेटर दबाएगा। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे वह ढूंढ रहा है। मुझे उसके पास ले चलो, आदित्य ने कांपते हुए विमान परिचारिकाओं से कहा। बॉस, ये खतरनाक है, काल ने उसे समझाया। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अभी बाहर नहीं गया तो वह आदमी डेटोनेटर दबा सकता है। एक बार ऐसा हुआ तो इस विमान के अंदर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। जब वह व्यक्ति मुझे देखेगा तो उसका ध्यान भंग हो जाएगा। उस पल का उपयोग उसे खत्म करने के लिए करो, आदित्य ने काल और करण से फुसफुसाते हुए कहा। करण तो चुप हो गया, लेकिन काल बहुत घबरा गया। जरा सी चूक का मतलब उसके बॉस या विमान में मौजूद सभी लोगों की मौत हो सकती थी। चल दर, फ्लाइट अटेंडेंट्स ने आदित्य की तरफ देखा और उसे प्रणाम किया। मुझे बहुत खेद है, कृपया हमें माफ कर दें। उन्हें लगा कि वह बमवर्षक को डेटोनेटर दबाने से रोकने के लिए खुद को बलिदान करने की योजना बना रहा था। आदित्य का चेहरा पसीने से भरा हुआ था जब वह फ्लाइट अटेंडेंट के पीछे पीछे इकोनॉमी क्लास क्षेत्र की ओर जा रहा था। उनके आगमन ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और मध्यम आयु वर्ग के बमवर्षक ने भी आदित्य का चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। तुम आखिरकार यहाँ आ गए। जैसे ही वह हमलावर के करीब पहुंचा, आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने प्रोटोटाइप एनर्जी पिस्टल के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था और हमलावर को देख रहा था। अगर हमलावर ने कोई हरकत की तो वह अपनी बंदूक निकालने में संकोच नहीं करेगा। धीरे धीरे चलते हुए आदित्य की इंद्रियां चीख रही थीं।